एक ऐसी आदत पड़ गई थी कि वो भी सच सुनना नहीं चाहते थे, और उस झूठ ने उनको इतना मजबूत कर दिया कि आप आजाद भारत में 2020 में जब दुनिया लोकल से बढ़ के ग्लोबल और ग्लोबल से लोकल हो गई है, दुनिया के हर कोने में कम्युनिकेशन हो गया है, संचार क्रांति ने लोगों को जोड़ दिया है, और ये क्रांति के चलते इस देश में इंफॉर्मेशन के ऊपर जिन लोगों का आधिपत्य था, जिन लोगों का कब्जा था, उनके हाथ से निकल के ये इंफॉर्मेशन आज आम आदमी तक, उस कमजोर से कमजोर आदमी तक इंफॉर्मेशन पहुंच गई है। लिहाजा इंफॉर्मेशन को कैसे सेंसर किया जाए, इंफॉर्मेशन के ऊपर कैसे अपना विचारधारा को थोपा जाए, यह लगातार चल रहा था। लेकिन सोशल मीडिया के आने से भारत में संचार क्रांति हुई, और संचार क्रांति का सबसे बड़ा फायदा वो जो सनातनी हिंदू था, जिसे झूठ बोल बोलकर, जिसमें हमारे तमाम किस्म के लोग शामिल हैं, गेरुए वस्त्र वाले भी शामिल हैं, सफेद कपड़े वाले भी शामिल हैं, खादी वाले भी शामिल हैं, और खाकी वाले भी शामिल हैं। सब इसमें शामिल थे कि इस देश के बहुसंख्यक समाज को ऐसा बना दो, ऐसा कर दो कि इसको अपनी पहचान, अपने अस्तित्व और अपने भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमने इस झूठ को चलाया, और ये झूठ आज लोगों के लिए सच बन गया है। अब वो इसको सच मानने लगे हैं, और वो ये कहने लगे हैं कि ये झूठ कुछ भी हो, लेकिन हम इतने साल से कर रहे हैं, लिहाजा अब हम इसको मानने को तैयार नहीं है कि आप कहते हैं ये गलत है। तो अब संकट ये हो रहा है कि संविधान है, संसद है, न्यायपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, ये तमाम लोगों के सामने संकट ये हुआ है कि ये सब उसमें भागीदार थे। ये कोर्ट भी भागीदार थी, ये जज भी भागीदार थे, ये नेता भी भागीदार थे, ये बड़े बड़े हिंदू संगठनों के लोग वो भी इसमें भागीदार थे, सब भागीदार थे। इसलिए सबको अपनी अपनी जगह थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन इनकी गिनती थोड़ी है, और समाज में करोड़ों करोड़ों सनातनी दुनिया भर में जहां बैठे हुए हैं, आप जो प्रोग्राम आज वहां कर रहे हैं, इस अमेरिका में भारत के वंशी जो वहां रह रहे हैं, आखिर उन्हें क्या आज ये जरूरत पड़ रही है, क्यों ये वो बात सोच रहे हैं कि भारत के अंदर जो उनकी मातृभूमि है, जो उनकी पितृभूमि है, इस भूमि में आपको आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी भी आप लौट के आएंगे। आज भी आपके हजारों परिवार के लोग यहां रहते हैं। इस भूमि के प्रति आपकी क्यों चिंता है? क्योंकि ये भूमि जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये कोई मात्र ऐसा हो कि यहां कुछ गज जमीन आपकी है इसलिए आप इससे जुड़े हुए हैं। आप जिस संस्कृति के हैं, जिस सभ्यता के हैं, जिन सरोकारों के हैं, जिन आस्था के हैं, वो सिर्फ पूरी दुनिया में इसी धरती पे मिलती है। इसलिए आप अपने सरोकारों से, संस्कारों से, संस्कृति से आप मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए आपके मन में, आप अमेरिका में रहें, आप अरबपति हो, आप खरबपति हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, राजनीतिक दल हो, लेकिन आपके मन मस्तिष्क के अंदर एक भारत हमेशा जीवित रहता है। वो भारत जिसमें हिमालय है, वो भारत जिसमें गंगा है, जिसमें जमुना है, जिसमें काशी है, जिसमें मथुरा है, जिसमें अयोध्या है। ये आपके अंदर एक चलता फिरता भारत और सनातन चलता है। इस चिंता की वजह से आज भारत के अंदर जब वो शक्तियां जो भारत को तोड़ना चाहती हैं, भारत को कमजोर करना चाहती हैं, भारत को खोखला करना चाहती हैं, तो उसकी चिंता आपको भी होती है। और इसी कारण मैं और आप और तमाम सारे हजारों लाखों लोग हमारे और आपके बीच में जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं बात अपनी शुरू करने से पहले ये रेफरेंस मैंने इसलिए दिया कि हम इस बात को समझे कि आखिर हो क्या रहा है। मैं यहां से शुरू करता हूं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पीछे इसलिए नहीं जाना चाहता कि आज की जनरेशन के पास समय बहुत कम है और वो बहुत शॉर्ट में जल्दी समझना चाहता है। तो हमारी भी जिम्मेदारी यह है कि हम उसको बड़े बड़े उपनिषदों के बारे में न बताएं, बड़े बड़े पुराणों के बारे में न बताएं, हम भी उससे 4 लाइनों में अपनी बात कहें और उसको समझा दें ताकि उसकी खोज वो खुद करे और उसकी डिटेल में जानकारी के लिए आज उसके पास सारे तंत्र मौजूद हैं।
यंत्र मौजूद हैं, तो हमें उसको लंबा भाषण नहीं देना चाहिए। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि 1920 से आज 2020 हो गई, लेकिन आप घटनाओं को देखेंगे तो आपको लगेगा सिर्फ रूप बदला है, शक्ल बदली है, कपड़े बदले हैं, विचार वही है, अप्रोच वही है। 1920 की घटना का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि उससे पहले बहुत घटनाएं हुई होंगी, लेकिन वो समय नहीं है इस वक्त, क्योंकि मुद्दा यूपीएससी है, सुदर्शन चैनल है, और उसके मालिक के ऊपर जिस तरीके से न्यायपालिका ने बिना सोचे समझे एक तरफा अपने उस एजेंडे के प्रति, जो रात के 6 बजे भी इस देश में एक आतंकवादी की याचिका कई बार रिजेक्ट हो जाने के बाद भी सुबह 6 बजे तक खोलती है, और उसके लिए कोर्ट के दरवाजे सुबह 6 बजे तक याकूब मेनन के लिए खोले जाते हैं, अफजल गुरु के लिए खोले जाते हैं, मूसा के लिए खोले जाते हैं। लेकिन इस देश की मूलभूत समस्याएं, इस देश के संविधान में बहुत सारी चीजें हैं, इस देश के महापुरुषों की कही हुई बातें, उनके लिए न कोर्ट के पास जरूर टाइम है, न सत्ता के पास टाइम है, न विपक्ष के पास टाइम है, न संसद के पास टाइम है। तो सवाल यह है कि हम सब लोग आज इसलिए यहां बोल रहे हैं कि अगर यह काम सत्ताएं अपने समय में ठीक से करती, न्यायपालिका अपनी भूमिका निभाता, शिक्षक अपनी भूमिका निभाता, और जो भी गलत सलत जैसे भी थोड़े बहुत नियम थे, अगर उनको भी आप मानते, तो आज शायद ये सेमिनार करने की आवश्यकता न होती। लेकिन एक जीवित समाज में, एक जिंदा कौम में, जब तक आपके अंदर रोज मरने की शक्ति नहीं होगी, तो आप न समाज जिंदा रहेगा, न संस्कृति जिंदा रहेगी, न सरोकार जिंदा रहेंगे। मैं ये मानता हूं कि आप देखें कि 1920 में टर्की के अंदर खलीफत मूवमेंट चला, उसे हम लोग हिंदी में खिलाफत मूवमेंट कहते हैं। अब उस खिलाफत मूवमेंट में यह था कि टर्की के अंदर इस बात का मामला चल रहा था कि यहां पर अल्लाह की हुकूमत स्थापित हो, निजामे मुस्तफा स्थापित हो, यहां ना कोई डेमोक्रेसी हो, यहां ना कोई कम्युनिज्म हो, ना यहां कोई डिक्टेटरशिप हो, यहां जो भी हुकूमत होगी वो अल्लाह की होगी, और उस खिलाफत मूवमेंट चला। लेकिन मैं ये बात सिर्फ इस रेफरेंस में आपसे कहना चाहता हूं कि आज जो आपकी तकलीफ है, आज जो समस्याएं हैं, जो ताकतें आपको रोक रही हैं, जो ताकतें इस देश के संविधान में घुस करके, संसद में घुस करके, जुडिशरी में घुस करके इन तमाम मुद्दों को उठाने से आपको कमजोर कर रही हैं, उसकी नींव अगर हम 1920 से भी लें तो आप शायद समझ सकते हैं। उस वक्त जब टर्की में निजामे मुस्तफा यानी अल्लाह की हुकूमत यानी शरिया को नाफिज करने के लिए लड़ाई चल रही थी, तब भारत में 2 जोकर थे, उन्हें अली बिरादरान के नाम से जाना जाता है। और वो अली बिरादरान गांधी जी के पास आए, उन्होंने कहा कि हमें खिलाफत मूवमेंट का समर्थन करना चाहिए। तो गांधी जी ने उनसे पूछा कि क्या मामला है। तो गांधी जी की जब सारी बात समझ में आ गई, तो गांधी जी ने यह कहा कि हमें भारत में खिलाफत मूवमेंट को समर्थन देना चाहिए, यानी टर्की में जो शरिया कानून के तहत अल्लाह की हुकूमत चलेगी, हमें उसका समर्थन इसलिए करना चाहिए। जो शब्द हैं उस पर ध्यान दें अशोक जी आप। यह कहा गया कि हमें भारत के मुसलमानों का दिल जीतना है, तो हमें खिलाफत मूवमेंट का यानी खिलाफत आंदोलन का हमें समर्थन करना चाहिए, ताकि टर्की के अंदर अल्लाह की हुकूमत, शरीयत लागू हो। और जब आप मुसलमानों का दिल जीतेंगे तो ये आपकी स्वतंत्रता आंदोलन में और बढ़-चढ़ के हिस्सा लेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत के हमारे ऊपर थोपे गए एक पिताजी ने कहा है। और उनको फादर ऑफ नेशन किसने कहा, ये कोई मुझे तथ्य आज तक मिला नहीं कि कहां पे लिखा है कि ही इज फादर ऑफ नेशन। और किसने कहा उन्हें महात्मा, तो ये महात्मा का मुझे नहीं, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता अशोक जी। लेकिन गांधी जी ने अपनी अदरदूरता, अपनी मूर्खता और अपने कद का फायदा उठाया, और एक विजनलेस लीडर को हमने विजनरी मान लिया। और उस आदमी ने जब भारत के मुसलमानों का समर्थन करा और मुसलमानों से कहा कि हम तो टर्की में अल्लाह की हुकूमत की स्थापना के लिए लड़ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप भारत की आजादी की लड़ाई लड़ें। और 1920 में उन्होंने ये मंत्र दिया भारत के मुसलमानों को, और उनका दिल जीता।
और मात्र 1920 से चले हैं और 27 साल में जिनका दिल जीत रहे थे उन्होंने पाकिस्तान बना के भारत के दो टुकड़े कर दिए और भारत का विभाजन मजहब पे हो गया। लेकिन गांधी जी फिर भी गांधी जी रहे क्योंकि उन पर चर्चा नहीं हो सकती। इसलिए मैंने कहा कि हमने छोटी मोटी गलती नहीं की है, बहुत सारी की है। तो आपने 1947 में देश हिंदू और मुसलमान के नाम पे बटा, मजहब के नाम पे बटा, और कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमें यह बताया गया कि हमें अंग्रेजों ने बांटा था, हमें यह बताया जाता है। हमें नहीं बताया जाता कि मुस्लिम लीग जो देश बंटवाने के बाद भारत में जीवित रही, मुस्लिम लीग को जिस तरीके का मैंडेट मिला था 1946 के इलेक्शन में, उसके बारे में नहीं बताया गया कि 1946 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग ने चुनाव लड़ा था, मर मर के लेंगे पाकिस्तान, हर हालत में लेंगे पाकिस्तान। ये 1946 का उनका नारा था। और 1946 के उनके नारे के अंदर जो भारत में राष्ट्रीय असेंबलियां थी, स्टेट असेंबलियां थी, उनकी गिनती, उनमें जो टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए थे, जो आज के जमाने में हम कहते हैं स्टेट असेंबली, तो उस समय जितनी भी असेंबली थी पूरे देश के अंदर, उनमें टोटल उनकी गिनती थी एमएलए की 1585, 1585। उसमें से 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी।